हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैक टेक। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 4 के पार्ट सेकंड को अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस सब्जेक्ट की और भी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको वहाँ जाकर देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो हमारी 4th यूनिट है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ज्योग्राफी। हमको ज्योग्राफी के बारे में लिखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देखो, जैसे कि आप सभी जानते हो, हमारा जो इंटरेक्शन है किसके साथ है, हमारा ज़्यादातर जो इंटरेक्शन है नेचर के साथ है ना। तो वही चीज़ है, उसी के बारे में हमें जानना, अच्छी तरीके से जानना है ना। तो वही तो हमारी ज्योग्राफी है। और आपको ये भी पता होगा कि इंडिया में जो लोग रहते हैं, इंडिया के बारे में, इंडिया के नेचर वगैरह है उसके बारे में आसानी से जान लेते हैं। फिर उनके अंदर कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी उठती है कि बाहर जो फॉरेन वगैरह है ना, हम सभी के मन में आता होगा कि बाहर फॉरेन की नेचर क्या होगा, कैसी वहाँ की ज्योग्राफी वगैरह होगी। तो वो जानने की उत्सुकता हमारे अंदर होती है। तो वही सब चीज़ों का डिस्कशन हम लोग यहाँ करेंगे कि पहले किस तरीके से हमारे ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, हमारे शिप से, है ना। व्यापार पहले के टाइम किस तरीके का हुआ करता था, है ना। और किस तरीके का सब काम होते थे, पहले की ज्योग्राफी क्या थी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर यही है, द कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड नेचर फोर्स पीपल टू द स्टडी ज्योग्राफी, है ना। पीपल को फोर्स किया जब मैन और नेचर में आपस में इंटरेक्शन होता रहा दोस्तों, है ना। तो वहाँ से क्या कि भाई अपनी स्टडी को जानने के लिए कहीं ना कहीं पीपल को फोर्स किया गया कि भाई अपनी स्टडी को जानिए, ज्योग्राफी क्या है आपकी, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें तो थ्रू द पीपल वर क्लियर अबाउट देयर ओन फिजिकल ज्योग्राफी। देखो, जो पीपल थे, जो भी आदमी वगैरह वहाँ पे थे दोस्तों, उनको अपनी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में तो पता था भाई, है ना। कि भाई हम, क्योंकि वो वहीं रह रहे हैं, नेचर के साथ उनका इंटरेक्शन है ही ऑलरेडी, तो वो जानते हैं अपने बारे में, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में। And the western countries, they were aware of their positions on the earth and distance from other countries। उनको ये नहीं पता था कि भाई हमारे जो आसपास देश हैं, कंट्रीज़ वगैरह हैं, उनसे हमारे देश की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना। और उनकी क्या पोजीशन है अर्थ की, दोस्तों इन सब के बारे में उनको नहीं पता था, अवेयर थे वो। और यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करूँ दोस्तों, हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है, इंडियन आल्सो कंट्रीब्यूट टू शिप बिल्डिंग। हमारे जो इंडियंस हैं, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था शिप बिल्डिंग में, किस तरीके से शिप बनाई गई थी, ठीक है। और अगर मैं एंशियंट पीरियड की बात करूँ तो वहाँ पर वेयोज और नेविगेशन वर नॉट फैमिलियर फॉर इंडियंस। हाउएवर लोथल, अ साइट इन गुजरात, हैज़ रिमेन टू द डे डॉकयार्ड प्रूविंग दैट ट्रेड फ्लोरिस्ड इन दोज डे बाय सी। तो यहाँ पर दोस्तों ये बोला गया है कि गुजरात में, देखो पहले नेविगेशन सिस्टम वगैरह तो होते नहीं थे व्यापार करने के लिए। तो जो गुजरात थी, गुजरात की एक जगह है जिसको है लोथल साइड बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर किस तरीके से व्यापार होता था समुद्र के द्वारा, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर अगर मैं बात करूँ मेडिवल पीरियड के बारे में, तो विद द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ, है ना, तीर्थ और तीर्थ यात्रा की जो कॉन्सेप्ट था वहाँ का डेवलपमेंट हुआ। अब वास्ट मास जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन वाज accumulated, they were finally comprised as a part of पुरांस, है ना। यहाँ पर बताया गया है कि पुरांस में भी जिक्र हुआ है इन सब के बारे में, है ना। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो हमारे पास है दोस्तों बायोलॉजी, इंडियन की बायोलॉजी, एंशियंट इंडियन बायोलॉजी के बारे में हमको बताना है। तो देखिए, बायोलॉजी के बारे में आपको पता है, बायोलॉजी में क्या ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि भाई हमारा जो पहले प्लांट किंगडम था ना, यहाँ पर देखो लिखा है, द वर्क ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं दोस्तों, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, प्लांट किंगडम से बिलोंग करती हैं। एंड द आयुर्वेदिक टेक्स्ट डील, है ना, विद बॉटनिकल एक्सेप्ट मेनली द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटेगराइज ऑफ प्लांट एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। यानी कि देखो पहले प्लांट से ही तो हमारी दवाइयाँ वगैरह बनती थी ना, है ना। तो वही चीज़ है। द चक्र संहिता हैज़ अ चैप्टर डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। एक चक्र संहिता एक चैप्टर है दोस्तों, है ना, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ है प्लांट्स का। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर सुश्रुता संहिता, ये भी एक चैप्टर है, इसमें बताया गया है बॉटनी के अलग अलग एक्सेप्ट को, है ना, सच एज मॉर्फोलॉजी क्या होती है, टेस्टोनॉमी क्या होती है वो। फिर
सुश्रुता आल्सो प्रोवाइड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये सब आप लोग लिख सकते हो। अब इसमें बताया क्या गया है, जैसे देखो प्लांट के बारे में अगर मैं बताऊं तो वेदास में पहले पहले किस तरीके के प्लांट होते थे उनके बारे में यहाँ बताया गया है। द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्लांट डेट फाइंड फ्रिक्वेंट मेंशंस इन ऋग्वेद एंड लेटर संहितास इज द सोम प्लांट। देखो सोम प्लांट सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड प्लांट था पहले के टाइम पर, है ना, वेदास टाइम के बाद। और वहाँ पर सेकंड मोस्ट मेंशन जो प्लांट था वो कौन सा था, पीपल का पेड़ जो है ना उसको। और अश्वत्था ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। ठीक है, फिर द वैदिक इंडियंस न्यू अबाउट मैनी फ्लावर वियरिंग। वैदिक इंडियंस को बहुत सारी जो फ्लावर वियरिंग के बारे में पता चला, फ्रूट वियरिंग के बारे में पता चला कि कौन कौन से प्लांट होते हैं। ठीक है, फिर प्रसरा is supposed to be the most ancient work. Actually botany have been composed during the 1st century BC and 1st century AD। यहाँ आपको पता चल गया कि किस तरीके से प्लांट था, है ना, प्लांट से वेदास के अंदर। फिर प्लांट पैथोलॉजी के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर मैनी रेफरेंसेस टू प्लांट डिसीज जैसे देयर ट्रीटमेंट आल्सो अवेलेबल इन वैदिक लिटरेचर। देखो बहुत सारे जो प्लांट में भी डिसीजेज वगैरह होती थी, है ना, और उनका किस तरीके से प्लांट के थ्रू ठीक किया जाना उनके बारे में वैदिक लिटरेचर के बारे में वैदिक लिटरेचर में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। ठीक है, विनाया द फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब द ब्लाइट एंड माइल्ड्यू डिसीजेज, है ना, जो ब्लाइट और माइल्ड्यू डिसीजेज है तो वहाँ पर जो बुद्धिस्ट का टेक्स्ट है वहाँ पर बताया गया है जिसका नाम है कौन सा, विनाया। बहुत फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें बताया गया है इसके बारे में, इस डिसीज़ के बारे में। फिर सुक्रांति गिव द डिटेल अकाउंट द डेंजर टू ग्रेन्स फ्रॉम वेरियस एजेंट्स सच एज फायर, स्नो, वॉर्म, इंसेक्ट्स ईटीसी। तो ये सुक्रांति है, यहाँ पर बताया गया है कि भैया जो गेन वगैरह होती हैं हमारी जो खेतीलॉजी वगैरह होती हैं, है ना, तो वहाँ पर भी बहुत सारे डिसीजेज लग सकती हैं, जैसे दोस्तों फायर, स्नो, वॉर्म, इंसेक्ट ईटीसी, है ना, इनसे नुकसान होता है ना, वही सब चीज़। फिर यहाँ पर बताया गया है जो गुणरांता ऑब्जर्व डेट द प्लांट आर एफिलिएटेड बाय डिसीजेज। प्लांट के अंदर भी डिसीजेज पाई गई, जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिसलोकेशन ऑफ फ्लावर का डिस्प्लेसमेंट हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह हट जाना, है ना, फ्रूट्स, लीव्स एंड बार्क इन द सेम वे एज द ह्यूमन बॉडी सफ़र। देखो जैसे ह्यूमन की बॉडी सफ़र करती है, जैसे उनके हमारे अंदर जॉइंटिस हो जाती है, ड्रॉप्सी हो जाती है ना, एमिशिएशंस की प्रॉब्लम होती है, इसी तरीके से दोस्तों प्लांट्स के अंदर डिसलोकेशन हो जाना, डिस्प्लेसमेंट, फ्रूट्स, लीव्स, है ना, बार्क वगैरह, ये उनकी तरह ही होता है। ठीक है, उनमें भी ऐसा नहीं है कि भाई प्लांट में डिसीज़ नहीं होती, उनको भी डिसीज़ होती हैं। आपने देखा होगा इंसेक्ट लग जाते हैं तो खराबी कहीं ना कहीं आ जाती है उनके अंदर भी। तो वही सब चीज़ यहाँ पर बताया गया है। आपने ये भी देखा होगा कुछ पेड़ आंधी की वजह से टेढ़े हो जाते हैं, है ना, तो ये ह्यूमन की तरह ही है एक तरीके से यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। ये सब था प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। अब हम बात करते हैं जर्मिनेशन की। देखो जर्मिनेशन ऑलरेडी आपको पता है, जर्मिनेशन में क्या होता है, जो आपके बीज वगैरह होते हैं ना, है ना, और अंकुरित बीज जिसे बोलते हैं हम लोग, तो वो आपने देखा होगा पे चिड़ियाँ वगैरह फूल के ऊपर बैठ जाती है तो वहाँ के बीज ले लेके उड़ती है ना, तो ऐसे फैला देते तो वहाँ से पेड़ वगैरह उगते हैं एक तरीके से। तो जर्मिनेशन का मतलब यही है दोस्तों कि बीज का इधर उधर मतलब सीड के ऊपर डालना, तो ये खेती अच्छी होनी चाहिए, वहाँ से प्लांट वगैरह उगते हैं ना, तो वही सब चीज़ यहाँ पर बताया गया है। द टेक्निकल टर्म यूज टू सीड इज़ वीज़ा। टेक्निकल टर्म इसको यूज़ किया गया, बोला गया क्या, वीज़ा। और जर्मिनेशन ऑफ सीड इज़ कॉल्ड, क्या बोला गया है, अंकुरोद्वेदा, है ना, इसको क्या बोला गया है दोस्तों, अंकुरोद्वेदा बोला गया है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुता के अकॉर्डिंग प्रॉपर सीजन होना चाहिए, गुड सॉइल होनी चाहिए, है ना, और रिक्वायर्ड सप्लाई ऑफ वाटर की सप्लाई भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा सीड होना चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट है किसके लिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड। अगर सीड का जर्मिनेशन करना है दोस्तों, सीड से प्लांट बनाना है, तो भाई आपकी ज़मीन अच्छी होनी चाहिए, है ना, वाटर की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए और अच्छा बीज होना चाहिए, तभी जर्मिनेशन पॉसिबल है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ख़त्म होता है कि बायोलॉजी के अंदर आपको क्या लिखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने, हमें बताया तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म टेक्नोलॉजी इन रिलेशन टू ह्यूमनिटी एंड अर्ली एजेस।
मेंशन हड़प्पन टेक्नोलॉजी ऑफ एंशियंट टाइम, एंशियंट इंडियन। तो दोस्तों आपको पता है पहले के टाइम पे क्या होता था, जो वहाँ के जो पीपल्स वगैरह होते थे, पहले देखो कई तरीके के मतलब पत्तों पत्तों के कपड़े पहनते थे, है ना। फिर धीरे धीरे क्लॉथ का निर्माण होने लगा, तो वहाँ पर आपने देखा था पहले इस जो हथियार वगैरह बनते थे पत्थरों के बनते थे। फिर वहाँ पर आपको मेटल मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या ग्रोथ होती चली गई, तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारे बढ़ती चली गई उसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लिखा है व्हेन वी डील विद द ह्यूमैनिटी अर्ली एजेस, अगर हम डील करें ह्यूमैनिटी अर्ली एजेस की, द वर्ड टेक्नोलॉजी अप्लाइज एनी मेड मॉडिफिकेशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो टेक्नोलॉजी वर्ड है, इसका मतलब क्या बताया गया दोस्तों कि कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ हो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे फ्रॉम अ स्टोन टूल, स्टोन के पहले हमारे हथियार बनते थे और अब क्या क्या बनते हैं वोवन पीस ऑफ क्लॉथिंग और कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। किस तरीके से ये सब बढ़ता चला गया उसके बारे में यहाँ बताया गया है। हड़प्पन टेक्नोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन की बात करूँ तो वन मिनिस्ट्री ऑफ द इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एग्रीकल्चर। पहले आपने देखा था पहले एग्रीकल्चर ही होता था, बाद में उसके साथ में क्या स्टार्ट हो गया, सेरेमिक टेक्नोलॉजी आ गई दोस्तों, है ना। प्रोड्यूस फाइन फायर्ड वर्क, है ना, ईंट, है ना, एज वेल एज पॉट्स। तो आपको पता है देखो पहले तो एग्रीकल्चर होता ही था, उसके साथ साथ सिरेमिक टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे वहाँ पर ईंटें बनने लगी, पक्की ईंटें बनने लगी, उसके साथ साथ पॉट्स बनने लगे, है ना। पॉट्स का काफ़ी इस्तेमाल होता था पुराने टाइम पर, हड़प्पा सिटीज़ के टाइम पर, कि भाई पॉट्स के थ्रू ही वहाँ पर डिज़ाइन वगैरह भी करते थे, और पानी वगैरह इकट्ठा करना हो, अपना जो बीज वगैरह कलेक्ट करके रखना हो, तो पॉट के अंदर ही होता था। तो वहाँ पर ब्रिक्स की भी सुविधा हो गई, तो अच्छी ईंटें मकान बनने लगे, तो वही चीज़ है दोस्तों। आइए हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्या होते हैं पॉट्स, है ना, उन सब के बारे में। तो दोस्तों देखिए पॉट की अगर मैं बात करूँ, द पॉट वर यूज टू कैरी वाटर। पॉट का यूज़ हम लोग क्यों करते थे, पानी को ले जाने के लिए यूज़ करते थे। स्टोर सीड्स एंड ग्रेन, अपने जो अनाज और सीड्स को क्या करने, स्टोर करने के लिए। एंड कुक द फूड, और फूड को पकाने के लिए भी, है ना, उसका इस्तेमाल करते थे पॉट का। अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें, हड़प्पन प्रोड्यूस व्हील टर्न पॉट। हड़प्पन जो हड़प्पन की जो सिविलाइजेशन थी दोस्तों, वहाँ पर व्हील टर्न पॉट भी बनी, है ना, जैसे घुमाने वाले व्हील की तरह, है ना वो। इन द वेरियस शेप, अलग अलग साइज के, है ना, अलग अलग शेप के। सम ऑफ देम ग्लेज एंड पेंटेड, कुछ तो दोस्तों वहाँ पर पेंटेड भी थे, ठीक है। देयर पोइट्री वर जनरली कवर्ड विद अ रेड स्लिप। जो वहाँ की जो पोइट्री थी ज़्यादातर कवर्ड रहती थी, है ना, ढकी रहती थी, किससे, रेड स्लिप से। वाइट फ्लोरल एनिमल और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस, है ना, वर पेंटेड इन द ब्लैक। उनके ऊपर ब्लैक से एनिमल की डिज़ाइन या फिर ज्योमेट्री, कोई भी डिज़ाइन ज्योमेट्रिकल, है ना, शेप वगैरह उसकी डिज़ाइन वहाँ पर होती थी। द ब्लैक पिगमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ मेकिंग आयरन ऑक्साइड विद ब्लैक मैंगनीज। अब दोस्तों हम बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। देखो पहले के टाइम पर जो ब्रिक था, है ना, और फायर्ड जो ब्रिक थी, उनका एक प्रोपोर्शन होता था कि भाई क्यों प्रोपोर्शन होता था, ताकि जो ईंट में उनकी मजबूताई अच्छी रहे, है ना, स्ट्रोंगर रहे वो, स्ट्रोंगर उनसे दीवार वगैरह बने, है ना, और कम ईंटें लगे। तो इस तरीके से जब भी कोई ईंट वगैरह दीवार वगैरह बनाते थे तो एक प्रोपोर्शन में लगाते थे। वो प्रोपोर्शन क्या होता था, 1:2:4 का, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलोंग विद बेक्ड और मड ब्रिक, स्टोन वाज आल्सो यूज्ड अ ह्यूज स्केल ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। देखो मटेरियल का जब बनाते थे, है ना, जब आप अपनी घर वगैरह बना रहे हो, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है ईंट का इस्तेमाल होता था। पहले के टाइम पर दोस्तों कच्ची ईंट का भी इस्तेमाल होता था, पकी हुई ईंट का भी इस्तेमाल होता था, और स्टोन्स का भी इस्तेमाल होता था। Harappan cities generally followed a grid plan, also boosted as a sanitation system. They collected used water from individual bathroom and municipal drain, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं बीड मेकिंग के बारे में। देखो बीड मेकिंग बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता था, एक तरीके से डिजाइनिंग करते थे, पॉलिशिंग वगैरह करते थे। तो देखिए हड़प्पन क्राफ्टमैन, जो हमारे हड़प्पन के क्राफ्टमैन होते थे उस टाइम, है ना, उन्होंने बीड मेकिंग देखी अलग अलग लेवल पर दोस्तों। परफेक्ट टेक्निक्स ऑफ पॉलिशिंग, वो क्या होती है,
पॉलिशिंग की क्या टेक्निक है ना, किस तरीके से कलर करते हैं, ग्लेजिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, किस तरीके से ब्लीचिंग कर रहे हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों, बीड मेकिंग के अंदर आता है। और जो हड़प्पन के उस टाइम क्राफ्टमैन थे, उन्होंने देखा था अलग अलग लेवल पे इसको कर कर, ठीक है। देयर फेवरेट सेमी पीरियस स्टोन से, जो उनके सेमी पीरियस स्टोन थे फेवरेट वाले, कौन से थे? एक तो कार्लिनियन है ना, फिर एगेट और जेस्पर। फिर अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग परफोरेटेड कार्लिनियन वीड वर हाईली प्राइज्ड इन रॉयल फैमिलीज। ये भाई इतने जो जो ये वाले जो दोस्तों यहाँ पर डिजाइन वगैरह ये लोग करते थे ना, पॉलिशिंग वगैरह, तो वहाँ पर जो रिच लोग थे ना, है ना, रॉयल फैमिलीज थी, उनके लिए ज़्यादा करते थे ये, ठीक है। देयर लेंथ वाइज ड्रिलिंग विद स्पेशल ड्रिल, अलग अलग तरीके की ड्रिल का इस्तेमाल करके ड्रिल करना, है ना, और अपनी टेक्नोलॉजिकल फीट को रिप्रेजेंट करना। तो जो अमीर होते थे उनके पास ज़्यादातर करते थे। फिर यहाँ पर रह गया बहुत सारे और भी क्राफ्ट थे, जैसे बताया गया यहाँ पर देखो, अदर क्राफ्ट इंक्लूड स्टोन एंड इन एवॉयरी कार्विंग, कारपेट मेकिंग, है ना, इनलेड फुटवर्क, वुड वर्क। हड़प्पन आल्सो मैन्युफैक्चर बैंगल्स, इन्होंने बैंगल्स भी बनाए गोल्ड के, यानी कि आपने हीरे जवाहरात के नेकलेस वगैरह, वो भी सब बीड मेकिंग में आता है दोस्तों। ब्रॉन्ज, कॉन्च सेल के, टेराकोटा के, ठीक है। वीवर्स यूज व्हील स्पून थ्रेड लाइक कॉटन एंड सिल्क, है ना, इसके वीवर यूज़ करते थे ये दोस्तों, थ्रेड कॉटन के और सिल्क के। बहुत सारे देखो नेकलेस वगैरह बनाए, है ना, बहुत सारी चीज़ें बनाई इन्होंने। तो ये सब आपका बीड मेकिंग के अंदर आता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है दोस्तों कि ह्यूमैनिटी अर्ली एजेस वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की। देखो पहले के ज़माने में डैम वगैरह तो इतने नहीं थे ना, आजकल आपने देखा होगा डैम वगैरह बन गए हैं, है ना। वाटर का मैनेजमेंट किस तरीके का था, तो पहले के टाइम में किस तरीके से वाटर को मैनेज करते थे, कि पानी तो था हमारे इंडिया के अंदर, पानी तो है ही, है ना, किस तरीके से हार्वेस्टिंग करते थे, खेती बाड़ी वगैरह वहाँ पर होती थी, तो उन सब के बारे में, कैसे कुएँ वगैरह बनते थे, है ना, वो सब चीज़। तो आपने देखा था पहले कुएँ से पानी निकालते थे, तो उनके बारे में हमें बताना है कि वाटर मैनेजमेंट कैसा था। तो देखिए, द ग्रेट वेराइटी ऑफ सोफिस्टिकेशन ऑफ वाटर स्ट्रक्चर इन एंशियंट इंडिया testify to care with which people harvest and conserve water and manage its distribution, ठीक है। टू स्टॉप द कोलेप्स ऑफ वेल, वेल का कोलेप्स ना हो आपस में, है ना। इनवर्ड अंडर द प्रेशर ऑफ अंडरग्राउंड इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि अंदर इन्फिल्ट्रेशन ना हो, है ना, और जो बैल वगैरह बने हो आपस में उनका जो पानी है टकराए ना। हड़प्पन इन्वेंटेड ट्रैपजॉइड ब्रिक्स टू कंस्ट्रक्ट बॉयल, और जो कुएँ वगैरह बनाते थे, है ना, तो उन्होंने किस तरीके के ईंट का इस्तेमाल किया, ट्रैपजॉइड ब्रिक का इस्तेमाल किया बैल बनाने के लिए, ताकि आपस में कोलैप्स ना हो, ठीक है। उसका जो, क्योंकि देखो भाई उसके अंदर जो प्रेशर होता था, है ना, उसमें इन्फिल्ट्रेशंस भी होने लगते थे, तो वो ऐसा ना हो, इसीलिए उन्होंने ट्रेपेजोइडल ब्रिक्स का मतलब एक सेप की ब्रिक है ये वाली, है ना, इस तरीके की ईंटें बनाई और उन्हीं से ही बैल बनाए। फिर अगर हम बात करें इन द गंगे रिवर, नहीं क्या है, गंगेज वैली एंशियंट, वी फाइंड सिंपल बट इफ़ेक्टिव सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड रिजर्वायर। एक सिंपल सी और अच्छी खासी रही दोस्तों इंटरकनेक्टेड रिजर्वायर इन्होंने बनाए, यहाँ पर पानी को स्टोर करके रख सके, है ना। सम ऑफ देम विद अ वेल डग एट द बॉटम, कुछ में वेल भी थे दोस्तों। द रिजर्वायर वर फेड बाय अ चैनल फ्रॉम गंगेज, है ना, मतलब रिजर्वायर जो बनाए दोस्तों से, दोस्तों वो कनेक्ट रहते थे किससे, जो गंगा नदी वगैरह होती थी वहाँ से कनेक्ट रहते थे। द लेवल ऑफ लास्ट रिजर्वायर ओवरफ्लो सो एडजस्ट द एक्सेस ऑफ वुड बी रिटर्न टू द गंगा, यानी कि यहाँ बोला गया है अगर एक रिजर्वायर भर जाए और पानी ओवरफ्लो होने लगे तो वो पानी डायरेक्ट दोबारा वहीं पर वापस चले जाए, है ना, इस तरीके से वेस्टेज ना हो, ये मैनेजमेंट था। वेल हैव बीन मेड ऑफ मैनी शेप, जो वेल जो कुएँ वगैरह बनाए गए दोस्तों वो बहुत सारे अलग अलग शेप्स के बनाए गए, जैसे सर्कुलर शेप हो गया, स्क्वायर हो गया, वर्टिकल हो गया, हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है, और अलग अलग साइज के बनाए गए। एंड विद ब्रिक्स स्टोन्स एंड टेराकोटा रिंग, टेराकोटा रिंग से बनाए गए, स्टोन से बनाए गए, ईंटों से बनाए गए, है ना। एंशियंट इंडिया आल्सो मेड वेरियस काइंड ऑफ डैम, बहुत सारे डैम्स भी बनाए उस टाइम दोस्तों। सिंपलेस्ट विंग इन द
अर्थन एम्बैंकमेंट मीन द कंटेन अ रिजर्वायर और डाइवर्ट अ स्ट्रीम। वही फ्लो को वेल क्यों बनाए गए दोस्तों? पानी का बहाव एक तरफ से दूसरी तरफ करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है, वही सब चीज़ें जो आपके डैम वगैरह बनाए गए इसीलिए बनाए गए थे। तो दोस्तों ये कुछ और पॉइंट है, आप लोग पढ़ सकते हो, इतना लिख दोगे तो भी सफिशियंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। वो है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया के अंदर कहाँ से आई, है ना, क्या था टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपको पता है कि किस तरीके के हमारे जो फैब्रिक वगैरह यूज़ होते थे, हमारे जो आपने देखा होगा ज़्यादातर वूल सिल्क वगैरह, है ना, इनके क्लॉथ वगैरह इस्तेमाल हुआ करते थे। तो चलो हम बात करते हैं इसके बारे में क्या है। द वेदास रेफर टू अ वेरियस टाइप ऑफ गारमेंट एज वेल एज फैब्रिक। जो वेदास हैं वहाँ पे अलग अलग टाइप के गारमेंट्स आपके और फैब्रिक्स के बारे में बताया गया है, सच एज वुल सिल्क एंड आल्सो टू वियरिंग वीविंग एंड लूम्स। इन सब के बारे में बताया गया है। वी गेट सम इंफॉर्मेशन ऑन वीविंग स्किल्स फ्रॉम बुद्धिस्ट लिटरेचर। हम अगर हम अपने बुद्धिस्ट लिटरेचर को देखें तो वहाँ से हमको पता चलेगा क्या हमारी वीविंग स्किल्स थी, ठीक है। द अजंता पेंटिंग आर आल्सो रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ क्लॉथ वर सम 2000 ईयर एगो एंड ऑन द टेक्निक्स ऑफ वीविंग इंक्लूडिंग द डिफरेंट डाइज। तो यहाँ बताया गया है, अगर आप अजंता पेंटिंग को देखोगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि पुराने टाइम में 2000 साल पहले दोस्तों कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करके, है ना, अलग अलग डिफरेंट डाइस का यूज़ करते कि कैसी क्लॉथ मेकिंग होती थी, है ना, क्या क्या क्लॉथ चलते थे, उनके बारे में आप लोग पता लगा सकते हो अजंता पेंटिंग से ही आइडिया हो जाएगा आपको, है ना। वाई द टाइम ट्रेड विद द रोमन एम्पायर रीच इट्स पीक। रोमन एम्पायर उसके बाद अपना पीक पर आ गया था, ठीक है। इंडिया वाज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द टेक्सटाइल। तो उसके बाद जो इंडिया था अपना, वो मतलब टेक्सटाइल का बहुत अच्छा एक्सपोर्टर हो गया, एक अपने देश से बाहर के देशों में टेक्सटाइल स्पेशली कॉटन एंड सिल्क पहुंचाया जाने लगा। इंडिया एक्सपोर्ट कॉटन इन चाइना। कॉटन को एक्सपोर्ट कहाँ करता था? चाइना में। और सिल्क को इंडोनेशिया में। ऑल द वे ऑफ द फास्ट ईस्ट, है ना, until the colonial era textile production was one of the chief source of India wealth। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो कॉटन था वो चाइना में एक्सपोर्ट होने लगा, फिर सिल्क हमारा इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट होने लगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया गया दोस्तों कुछ स्पेशलिटीज़ हैं फील्ड में, है ना, कौन कौन सी हैं, जैसे मस्लिन। मस्लिन में क्या होता था, यहाँ पर थिन लूजली वीवन क्लॉथ होते थे, है ना। कॉटन फैब्रिक इज हाईली सूटेबल फॉर हॉट क्लाइमेट। हॉट क्लाइमेट के लिए, गर्म क्लाइमेट के लिए बहुत पतले से दोस्तों कॉटन फैब्रिक का यूज़ करके कपड़े वगैरह बनाए जाते थे। इट वाज इंट्रोड्यूस इनटू यूरोप फ्रॉम बंगाल। फिर कैलिको नाम का एक वो है, इट इज़ प्लेन वूवन टेक्सटाइल मेड ऑफ अंडर ब्लीच कॉटन। इट वाज ओरिजिनली फ्रॉम, ठीक है, कोझिकोडे और कैलीकट केरला। तो यहाँ दोस्तों कुछ लिख रखा है, आप इसको पढ़ना चाहो इतना लिख देना, वरना उसके बारे में जो मैंने आपको बताया उतना लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर पढ़ना चाहो तो ये कुछ पॉइंट हैं, ये भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारी राइटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती थी। अब देखो राइटिंग टेक्नोलॉजी अच्छी है, देखो आज के टाइम पे तो हमने देखा कि भाई हमारी कॉपी पेन हो गई, आप लोग लिख लेते हो, पहले इंक का इस्तेमाल करते थे, है ना। तो देखो किस तरीके से, देखो पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट हम लोग लिखते थे तो वहाँ पे इंक का इस्तेमाल करते थे, कोई पेपर वगैरह तो इतना था नहीं, तो किस तरीके का, और पत्ते वगैरह पर वो लोग लिखते थे, फिर उसको प्रिजर्व करके रखना कि भाई उसमें इंसेक्ट ना लग जाए, कीड़े मकोड़े ना लग जाएँ, अगर लग जाएंगे तो जो उन्होंने लिखा है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो वो किस तरीके का यूज़ करते थे, है ना, वहाँ पर गम वगैरह, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात करें हम, इंडिया ट्रेडिशनली मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन ऑन मटेरियल सच एज। देखो जो इंडिया की ट्रेडिशनली मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पे कैसे लिखी जाती थी, मटेरियल के ऊपर, जैसे ब्रिच बार्क हो गया और पाल्म लीव्स हो गया, है ना, पाल्म की लीफ के ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। ब्रिक वार वाज मेनली यूज फॉर नॉर्थ इंडियन स्क्रिप्ट। जो ब्रिच वार थी
बार्क थी, ये नॉर्थ इंडियन स्क्रिप्ट थी, उनके लिए ज़्यादातर यूज़ होती थी, वहाँ पर लिखते थे। द राइटिंग वाज डन विद इंक, राइटिंग लिखी जाती थी किसके द्वारा, इंक के द्वारा। मेड फॉर फाइनली ग्राउंड चारकोल पाउडर, जो कि बनती थी इंक से, जो भाई चारकोल पाउडर था उसको महीन महीन पीसा जाता था इन अ मीडियम ऑफ गम, उसमें गम थोड़ा सा है ना, सूट फ्रॉम ऑयल लम्प्स with a palm leaves, a sharp point were used to tear the leaf surface film। और बहुत पतला सा दोस्तों, शार्प सा है ना, एक यूज कर जाते थे ताकि जो लीफ होती थी उसके सरफेस की फिल्म को आसानी से टीयर कर सके, है ना। इट वुड देन समर्स विद अ पेस्ट ऑफ चारकोल पाउडर, उसके बाद चारकोल पाउडर के पेस्ट में उसको सबमर्ज किया जाता था। मिक्स्ड इन अ ऑयल एंड वेब्ड ऑफ, उसके बाद ऑयल मिक्स करके उसको निकाल लिया जाता था। और लीविंग द चारकोल टू एडहेयर टू द इंस्क्राइब करेक्टर। इन बोथ केसेस कंसिडरेबल स्किल वर डेवलप टू प्रिजर्व द मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम इंसेक्ट एंड फंगी। और इन दोनों ही केसेस में दोस्तों जो मैन्यूस्क्रिप्ट हम लोग लिखते थे उनको बचाना भी होता था, कहीं उसमें इंसेक्ट ना लग जाए, फंगी ना लग जाए, ठीक है। हालांकि पत्तियों की तो थी वो। द आर्ट ऑफ पेपर मेकिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय 11th सेंचुरी। ये आर्ट थी पेपर मेकिंग की, जो पेपर मेकिंग बाद में आए दोस्तों, ये कब आए, 11th सेंचुरी में, परहैप्स फ्रॉम चाइना थ्रू नेपाल, ठीक है। द अर्लीस्ट एक्सटेंट इंडिया पेपर मैन्यूस्क्रिप्ट इन डेटेबल 1105, है ना, CE। इट वाज मेड फ्रॉम द फाइबर फ्रॉम माउंटेन प्लांट्स। फिर बाद में दोस्तों हाफ ऑफ द सेंचुरी 15th सेंचुरी कश्मीर वज प्रोड्यूसिंग पेपर ऑफ अट्रैक्टिव क्वालिटीज़, है ना। बाद में कश्मीर से क्या बनने लगे, पेपर बनने लगे अलग अलग अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के, जो अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द पाल्म एंड रैग एंड हेम्प विद लाइम एंड सोडा एडेड टू रिटन द पल्म, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता चला गया, हमारा पेपर बनना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पर बताया गया है सेवरल यूरोपियन विजिटर फ्रॉम 15 to 18 सेंचुरी टेस्टेड द इंडियन पेपर वाज द हाई क्वालिटी। बहुत सारे यूरोपियन विजिटर आए, उन्होंने टेस्ट भी किया दोस्तों कि जो इंडिया का पेपर था वो हाई क्वालिटी में बनने लगा था, ठीक है ना। और यहाँ पर बताया गया है साइकोट और जफराबाद, पटना, है ना, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद, औरंगाबाद एंड मसूर वर अलॉन्ग विद वेल नोन सेंटर्स ऑफ पेपर प्रोडक्शन। ये बहुत अच्छे सेंटर से, हर कोई जानता था इनको कि यहाँ पर पेपर का प्रोडक्शन होता है। फिर 19th सेंचुरी में प्रोडक्शन हुआ हैंडमेड पेपर का, है ना, विद द इमरजेंस ऑफ पेपर मिल। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये पेपर के बारे में, राइटिंग स्किल्स के बारे में आया कि भाई किस तरीके की राइटिंग वहाँ पर होती थी, है ना, कहाँ पर राइटिंग की जाती थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों सायरो टेक्निक के बारे में। अब देखो सायरो टेक्निक क्या, वही आपका गन पाउडर किस तरीके से बनता था। तो पहले के टाइम में लड़ाई दंगे होते थे दोस्तों, देखा था आपने, तोप वगैरह का इस्तेमाल करते थे, तो गन का पाउडर कैसे बनता था, है ना। तो उन सब के बारे में हमको बताना है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो वो हमारे पास क्या है दोस्तों, ये जो पॉलीटेक्निक प्रैक्टिस थी, जैसे फायर वर्क हो गया, अपीयर इन द इंडिया इन 13 to 14 सेंचुरी। गन पाउडर बिकेम एन आर्टिकल ऑफ वारफेयर, है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ 16 सेंचुरी। द इंडियन क्राफ्टमैन लर्न द टेक्निक फ्रॉम द मुगल्स। जो हमारे इंडियन के क्राफ्टमैन थे उन्होंने इस टेक्निक को सीखा कहाँ से, मुगल्स से। वर एबल टू इवॉल्व सूटेबल फॉर एक्सप्लोजिव कंपोजिशन के, किस तरीके से वही बम वगैरह बनाने हैं, को भी नुकसानदायक चीज़ें बनानी है, इससे एक्सप्लोसिव होने लगे, ठीक है। तो उनकी टेक्निक्स कहाँ से सीखे थे, मुगल से सीखे थे, कौन, इंडियन के अपने क्राफ्टमैन। 16 and 17 सेंचुरी संस्कृत ट्रीट्स कंटेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर। इसके बारे में बताया गया है कि गन पाउडर किस तरीके से प्रिपरेट कर होते हैं, ठीक है। जैसे साल्ट पेपर का बैटर और सल्फ़र चारकोल इन अ डिफरेंट रेशियो, अलग अलग रेशियो में सल्फ़र को और साल्ट बैटर को, है ना, चारकोल को अलग अलग रेशियो में मिलाया जाता था, जिससे गन पाउडर का प्रिपरेशन होता था। तो ये सब आपको 16-17 सेंचुरी संस्कृत में पता चल जाएगा, ठीक है। फिर 16 सेंचुरी ऑनवर्ड में बात करें कि किस तरीके से रॉकेट टू बिगन विंग यूज इन वार वेज इन इंडिया। द रॉकेट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब ऑफ सॉफ्ट हैमर्ड आयरन ट्यूब,
ठीक है। रॉकेट के अंदर सॉफ्ट हैमर्ड, वही पीटा हुआ आयरन का ट्यूब का इस्तेमाल होता था। क्रोज एज वट वन एंड, एक तरफ से क्रोज रहते थे, स्ट्रैप टू द साफ्ट बैम्बू विद अ सॉफ्टन ऑफ वन फिटेड द अदर एंड। ठीक है, किस तरीके के रॉकेट बने थे दोस्तों, रॉकेट के अंदर क्या होता था उसके बारे में यहाँ बताया गया है। द आयरन ट्यूब कंटेन्ड वेल पैक्ड ब्लैक पाउडर पॉपलैंड। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ये पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। तो इस तरीके से हमारी यूनिट 4 ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।